हाँ जी, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आज अपन बात करेंगे आपके सेकंड टॉपिक की, जो कि जावा के नाम से है। तो सबसे पहले जावा का परिचय। जावा का जो निर्माण है सन माइक्रोसिस्ट कंपनी, हालांकि ये बोला जाता है कि जावा का निर्माण सन माइक्रोसिस्ट कंपनी में रहते हुए किया गया, लेकिन इसका वास्तव में जो अगर इतिहास देखें अपन, तो इसका इतिहास ये है कि जेम्स गोसलिंग थे, जेम्स गोसलिंग, इन्होंने किया और 1991 में किया। और जावा का जो पुराना नाम था वो था ओक। ओक ओक का मतलब होता है पेय पदार्थ, कॉफी जैसा कुछ ऐसा पदार्थ, पेय पदार्थ। और बाद में इस नाम को रजिस्टर करने गए तो रजिस्टर, ओक पहले से वो रजिस्टर था तो ये रजिस्टर हुआ नहीं, और रजिस्टर नहीं हुआ तो इसका फिर नाम चेंज करके 1995 में जावा किया गया। क्या किया गया? जावा। तो जावा जो है वो है क्या? ये मुख्यतः है इंडोनेशिया में एक जावा द्वीप, आपने सुना होगा, उसी से लिया गया नाम है और इसी को बाद में जावा नाम दिया गया। तो इंडोनेशिया का जो द्वीप है, इंडोनेशिया में जो जावा द्वीप है, वहाँ पे कॉफी अधिकतर पाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ कॉफी की मात्रा ज्यादा है, तो इसीलिए इसका नाम फिर उसी से मिलता जुलता जावा लिया गया। ठीक है, आज की क्लास में अपन क्या बात करेंगे? जावा का परिचय, वेरिएबल, डेटा टाइप, ऑपरेटर, उसके बाद अपन उप्स के कंसेप्ट, क्लास, कंस्ट्रक्टर, एक्सेस मॉडिफायर, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जावा का परिचय मैंने आपको बता दिया कि जावा का परिचय क्या है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जिसको उप्स के नाम से भी जाना जाता है, उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, इससे पहले आपने सुना होगा, हालांकि इसका जो मुख्य जो काम था ना जावा, ये प्रोग्रामिंग के लिए नहीं थी, इसको किसी और उद्देश्य के लिए बनाया गया था, टेलीविजन वगैरह के लिए, इंटरेक्टिव टेलीविजन के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में ये मुख्यतः प्रोग्रामिंग के लिए काम में आने लग गई। ठीक है, अभी ये हाई लेवल लैंग्वेज है। मैंने आपको, या आपने कभी सुना होगा, अपने यहाँ पे 3 प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलती है। एक तो चलती है कौन सी? हाई लेवल, एक लो लेवल और एक मिडिल लेवल। कौन कौन सी चलती है? एक तो हाई लेवल, एक मिडिल लेवल, एक लो लेवल। तो जावा कौन सी लैंग्वेज है? हाई लेवल, उच्च स्तरीय, उच्च स्तरीय। ये मध्य स्तरीय जैसे सी, और कौन सी आपकी? लो लेवल, निम्न स्तरीय। ठीक है, क्लियर है क्या? जावा का जो है वो क्या कह रहा है? राइट वंस रन्स एनीवेयर प्रिंसिपल पे काम करता है। राइट्स वन, एक बार लिखो और उसे कहीं पे भी यूज करो। राइट वंस रन्स एनीवेयर, इस पे काम करता है। जावा का सामान्य प्रोग्राम, एक सामान्य प्रोग्राम यहाँ लिया हुआ है जिसमें क्लास बनाई है, क्लास का नाम रखा है हेलो। क्लास क्या होती है आपको अपन आगे चर्चा करेंगे। एक बार आप ये देखो इतना कि यहाँ एक आउटपुट फाइल में एक आउटपुट फंक्शन बोल सकते हो चाहे इसको, इसमें एक मैसेज प्रिंट कराया हुआ है हेलो जावा। तो अगर आपको कोई भी मैसेज प्रिंट करवाना हो तो आपको ये सिंटेक्स लिखना पड़ेगा ऐसा कैसा। और इसमें कैसे लिखोगे आप? बिल्कुल एज इट इज, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे जैसे लिख दिया राम, तो केवल आउटपुट में इतना ही आएगा। क्लियर है क्या? तो ये मैसेज प्रिंट करने के लिए है, आउटपुट फंक्शन, इन्हें आउटपुट फंक्शन कहा जाता है। तो एक सामान्य प्रोग्राम हो गया। अगर एक प्रोग्राम अपने और ले आगे, एक प्रोग्राम और ले अपन, तो आप देखोगे कि ये जो प्रोग्राम है ये 2 संख्याओं को जोड़ने का है। यहाँ पे एक स्कैनर नाम से फंक्शन बनाया हुआ है, इसमें न्यू स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, और ध्यान से देखो कि सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट लिखा हुआ है, और इंटर फर्स्ट नेम, या फर्स्ट नेम आ गया, यहाँ सेकंड नेम आ गया, और फर्स्ट नेम और सेकंड नेम को आपने ए और बी में डाला है, और ए और बी को आपने क्या कर दिया? जोड़ दिया। ध्यान से देखो, ये जो मान, ये जो है ये किसके लिए है? ए के लिए है। ये जो है ये किसके लिए है? बी के लिए। और ए को मान देने के लिए आपने
यहाँ ये संरचना लिखी है, बी को मान देने के लिए आपने ये संरचना लिखी है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आपने ये जो संरचना है, अगर मैं इसको थोड़ा सा, ये जो है ये आपका किसका मान आ रहा है? वेरिएबल ए का। अगर एक्स लेना हो तो इंटरफर्स्ट नंबर की जगह यहाँ पे आप एक्स कर लो, एक्स बराबर नेक्स्ट, ऐसा कैसा। अब नेक्स्ट वगैरह क्या है, ये ऊपर यहाँ घोषित किया हुआ है, ठीक है। तो एक सामान्य प्रोग्राम, उसके बाद दो संख्याओं को जोड़ने का प्रोग्राम, और फिर आगे चलते हैं। उसके बाद है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर है जो कुछ दिए गए वैल्यू या मान को रखता है, अर्थात एक ऐसा तंत्र जिसके द्वारा क्या किया जाए, किसी वैल्यू को स्टोर किया जाए, या ऐसे मान जो प्रोग्राम के दौरान क्या हो, परिवर्तित होते रहे। अर्थात ऐसे मान जो प्रोग्राम के दौरान उनका जो वैल्यू है वो क्या हो, चेंज हो। ऐसी राशियां जिनका मान प्रोग्राम के दौरान क्या हो, उनका मान क्या हो, चेंज होता रहे। जैसे मान लीजिए एक का मान पहले 5 था, फिर एक का मान 10 हो गया, फिर एक का मान 20 हो गया, एक का मान 30 हो गया। अब है तो ये वेरिएबल, लेकिन उसका मान क्या हो रहा है, हर बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वे राशियां जिनका मान प्रोग्राम के दौरान क्या हो, चेंज हो, वे राशियां जिनका मान प्रोग्राम के दौरान क्या हो, चेंज हो, उन्हें वेरिएबल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वेरिएबल के बाद दूसरा आता है कांस्टेंट। वेरिएबल के बाद दूसरा आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट अपन इसमें शायद स्लाइड में नहीं बनाया है, कांस्टेंट अपने स्लाइड में नहीं बनाया है, लेकिन अपन वेरिएबल की परिभाषा को अपन देखेंगे तो वे राशियां जिनका मान प्रोग्राम के दौरान बदलता रहे उन्हें वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल के सवाल आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वेरिएबल व कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है नियतांक। वे राशियां जिनका मान प्रोग्राम के दौरान मान क्या रहे, स्थिर रहे। वेरिएबल में तो क्या होगा, वेरिएबल में तो क्या होगा, मान क्या होगा, परिवर्तित होगा। मान क्या होगा, परिवर्तित होगा। और कांस्टेंट में मान क्या रहेगा, नियतांक रहेगा। तो दो टॉपिक आपके क्लियर हो जाने चाहिए। पहला है वेरिएबल और दूसरा है कांस्टेंट। कांस्टेंट तो वेरिएबल का मतलब वे राशियां जिनका मान क्या हो, परिवर्तित हो, और वे राशियां जिनका मान क्या हो, फिक्स हो, स्थायी हो। तो जिनका मान फिक्स हो, स्थायी हो, उन्हें अपन क्या बोल देंगे, नियतांक बोलेंगे। जिनका मान स्थायी नहीं हो, परिवर्तित हो, उनको क्या बोलेंगे अपन, वेरिएबल बोलेंगे। क्लियर है क्या सबके? अब उसके बाद वेरिएबल को बनाने के नियम। वेरिएबल को बनाने के नियम, तो वेरिएबल को कैसे बनाते हैं? वेरिएबल का नाम किसमें शुरू होना चाहिए, अल्फाबेट में शुरू होना चाहिए। वेरिएबल का नाम किसमें शुरू होना चाहिए, अल्फाबेट में। और वेरिएबल के नाम में ये सब चिन्ह, आप विशेष चिन्ह वगैरह नहीं लगा सकते। वेरिएबल का नाम जो है उसमें आप नंबर, वेरिएबल के नाम की शुरुआत है आप नंबर से नहीं कर सकते, ठीक है। ये केस सेंसिटिव है। जैसे मैं एक वेरिएबल बना के बताऊं आपको, तो यहां पर ले लें डेटा टाइप वेरिएबल नेम, ये तो होगी संरचना। और बना क्या रहे हैं अपन, वेरिएबल। तो डेटा टाइप वेरिएबल का नाम, या डेटा टाइप ले लिया मैंने इंटीजर, वेरिएबल का नाम कर दिया मैंने ए, या मैंने कर दिया इंटीजर a इज इक्वल टू 5, या इंटीजर या फ्लोट। आप ध्यान से देखो कि ये सब वेरिएबल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वेरिएबल। तो वेरिएबल का जो नाम है वो किसमें होना चाहिए, वेरिएबल का नाम किसमें होना चाहिए, अल्फाबेट में। वेरिएबल के नाम की शुरुआत किसमें होना चाहिए, अल्फाबेट में। दूसरा, वेरिएबल का नाम किससे शुरू नहीं होना चाहिए, नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए। तीसरा, वेरिएबल के नाम में विशेष चिन्ह नहीं आना चाहिए। वेरिएबल के नाम में विशेष चिन्ह, विशेष चिन्ह कौन से होते हैं, जैसे मैंने लिखा @ हैश, डॉलर, ऐसे कोई भी चिन्ह आप नाम में नहीं लिख सकते। वेरिएबल का नाम है वो ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं किया वेरिएबल आपने, जैसे मैंने देखो यहाँ पे एक एक्स का नाम लिया वेरिएबल। अगर आप एक से ज्यादा वेरिएबल लिख रहे हो, जैसे मान
मान लीजिए मेरे को इसी में 3 वेरिएबल लिखने हैं, x, y, z, तो ऐसे लिखूंगा। इसको मैं ऐसे नहीं लिखूंगा। ध्यान से देखो, इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में इसका अंतर है। ये कितने वेरिएबल हो गए? इसमें वेरिएबल हो गए 3, इसमें वेरिएबल कितना हो गया? 1। अगर इनको 3 करना है तो बीच में आपको इनको सेपरेट करना पड़ेगा, और सेपरेट करने के लिए अपन को क्या काम में लेना पड़ेगा? कोमा। क्लियर है क्या वेरिएबल? तो वेरिएबल की परिभाषा वे राशियां जिनका मान प्रोग्राम के दौरान, जिनका मान क्या हो? बदलता रहे, परिवर्तनशील हो। वेरिएबल को बनाने के नियम वही है कि नाम किससे शुरू होना चाहिए? अल्फाबेट से शुरू होना चाहिए, नाम छोटे अक्षरों में होना चाहिए, नाम में विशेष चिन्ह नहीं होना चाहिए, नाम की शुरुआत, वेरिएबल के नाम की शुरुआत अक्षरों के द्वारा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं वेरिएबल के बाद डेटा टाइप की। वेरिएबल के बाद अपन बात करते हैं डेटा टाइप की। तो क्या होती है डेटा टाइप? डेटा टाइप का मतलब क्या हुआ? आंकड़ों के प्रकार को डेटा टाइप कहा जाता है। यानी आप जो प्रोग्राम बना रहे हो, अपने एसक्यूएल में पढ़ा था डेटा टाइप, आप जो भी प्रोग्राम बना रहे हो वो प्रोग्राम किस प्रकार का होगा आपको पहले बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपकी इच्छा हुई, सुबह आपने प्रोग्राम बना दिया, अगले को कुछ बताया ही नहीं। तो कहीं जाओगे तो आपको पहले अगले को बोलना पड़ेगा ना कि भाई साहब मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, सूचित करना पड़ेगा। तो सूचित करने के लिए आपको डेटा टाइप काम में लिया जाएगा। यानी प्रोग्राम बनाते समय आपको उस कंपाइलर को, उस इंटरप्रेटर को, या जो भी आपका उसमें है, उसको पहले बताना पड़ेगा कि इस प्रकार के प्रोग्राम हम बना रहे हैं, इसमें ये वेरिएबल है, ये इसके डेटा टाइप है। बिना घोषित किए हुए आप काम नहीं कर सकते। इसमें मूड वाला नहीं है कि अपने मूड हुआ तो अपने बना लिया, मूड हुआ तो अपने ये कर लिया। ठीक है ना, पहले से आपको तय करना पड़ेगा। तो तय करने के लिए, आंकड़ों को तय करने के लिए अपने क्या काम में लेंगे? डेटा टाइप। आंकड़ों को तय करने के लिए आप जो काम में लोगे उसे क्या बोलेंगे? डेटा टाइप। तो डेटा टाइप कौन कौन से हैं? अब इसमें डेटा टाइप की अपन बात करें तो हालांकि मुख्यतः डेटा टाइप 2 ही प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं यूजर डिफाइन और एक क्या होते हैं? सिस्टम डिफाइन। एक तो होते हैं यूजर डिफाइन और एक क्या होते हैं आपके? सिस्टम डिफाइन। सिस्टम डिफाइन को आप बोल सकते हो बिल्ट इन, पहले से तय। और यूजर डिफाइन कौन से होते हैं? जो यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाता है। यूजर को जैसी आवश्यकता है कि मेरे को ये बनाना है, वैसे जो प्रोग्राम बनते हैं, डेटा टाइप बनते हैं, उनको यूजर डिफाइन बोलते हैं। तो मुख्यतः 2 ही प्रकार के हो सकते हैं, एक तो यूजर डिफाइन और एक सिस्टम डिफाइन। सिस्टम डिफाइन को आप बिल्ट इन बोल सकते हो, पहले से तैयार। यानी एक तो पहले से तैयार मिलेंगे और एक दूसरे जो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, नीड के अनुसार बनाओ, उन्हें अपन क्या बोलेंगे? सिस्टम डिफाइन। तो ध्यान से देखोगे आप, पहला है इसमें सिस्टम डिफाइन। सिस्टम डिफाइन का दूसरा नाम ही बिल्ट इन है। सिस्टम डिफाइन को ही आप प्रिमिटिव डेटा टाइप बोल सकते हो, प्रिमिटिव डेटा टाइप इसी को बोल सकते हो। अब इसमें कौन कौन से होंगे? इंटीजर होगा, इसको अपन INT लिखते हो, लॉन्ग होगा, शॉर्ट होगा, बाइट होगा, है ना। इसके अलावा फ्लोट होगा, डेसिमल भी हो सकता है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो आपसे को पूछ ले कि डेटा टाइप, तो डेटा टाइप के बारे में क्या बताओगे? डेटा टाइप आंकड़ों के प्रकार को, आंकड़ों के प्रकार को डेटा टाइप कहा जाता है। आंकड़ों के प्रकार को क्या कहा जाता है? डेटा टाइप। कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं? एक तो सिस्टम डिफाइन, सिस्टम के द्वारा घोषित, जिनको आप बिल्ट इन या प्री डिफाइन, कंफ्यूज नहीं होना है। सिस्टम डिफाइन, बिल्ट इन या प्री डिफाइन, पहले से घोषित। दूसरे होंगे यूजर डिफाइन। दूसरे कौन से होंगे? यूजर डिफाइन। डेटा टाइप सिस्टम डिफाइन, प्री डिफाइन, डिफाइन का मतलब घोषित, और बिल्ट इन पहले से तैयार। और दूसरे होंगे
यूजर डिफाइन या नीड के अनुसार, आवश्यकता अनुसार। तो आंकड़ों के प्रकार को डेटा टाइप कहा जाता है। आंकड़ों के प्रकार को क्या कहा जाता है? डेटा टाइप। दो प्रकार के, सिस्टम डिफाइन और आपके यूजर डिफाइन। क्लियर है? तो आपसे कोई पूछ ले भाई प्रिमिटिव कौन सा है, तो प्रिमिटिव कौन सा अपना, ये प्रिमिटिव ही है, इसका तो उसका नाम। इसमें आपका इंटीजर, एग्जाम्पल इसकी बात करें, एग्जाम्पल में इंटीजर, इसके बाद शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये सारे के सारे है ना। इसके अलावा बूलियन, अपने पढ़ा भी था पीछे। बूलियन में कौन से आते हैं? ट्रू और फॉल्स। अगर प्रोग्राम में आपको ट्रू और फॉल्स लेने हो, अगर प्रोग्राम में आपको ट्रू और फॉल्स लेने हो तो आप ये लोगे। अगर प्रोग्राम में आपको बिना पॉइंट की संख्या लेनी हो, विदाउट डेसिमल, बिना पॉइंट की संख्या, विदाउट डेसिमल, तो ये आप इंटीजर कहाँ मिलोगे। प्रोग्राम में आपको पॉइंट लेना है तो आप फ्लोट कहाँ मिलोगे। पॉइंट अगर बड़ी स्तर पे लेना है, ज्यादा संख्याओं का लेना है, तो आप डबल कहाँ मिलोगे। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे आपको? प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप किसके प्रकार है? किसका एग्जांपल है? सिस्टम का। दूसरा नाम इसका बिल्ट इन। बिल्ट, क्लियर है सबके? ये कुछ एग्जांपल भी दे रखे हैं कि सबसे पहले बाइट है ना, शॉर्ट है, इंटीजर है, लॉन्ग है। बाइट कितना स्पेस करेगा? 1 बाइट। एमसीक्यू हो सकता है कि शॉर्ट डेटा टाइप कितना स्पेस करता है? 2 बाइट। इंटीजर कितना करता है? 4 बाइट। लॉन्ग कितना करता है? लॉन्ग का मतलब बड़ा, लॉन्ग का मतलब लंबा या बड़ा, जो भी आप लोग उसकी साइज से संबंधित है। तो 4 का डबल कितना हो गया? 8। उसके बाद फ्लोट, फ्लोट कितना करेगा? 4 बाइट। ठीक है, लेकिन ये किसके लिए काम में लिया जाएगा? पॉइंट की संख्याओं के लिए। ये किसके लिए? देखो, बिना पॉइंट के लिए, ये भी बिना पॉइंट के लिए, ये भी बिना पॉइंट के लिए, और ये भी बिना पॉइंट के लिए। उसके बाद डबल, डबल फ्लोट से क्या ये डबल हो जाएगा। फ्लोट में कितना स्पेस ले रहा था? ये 4 बाइट का, यहाँ कितना ले लेगा? ये 8 बाइट का। और ये भी क्या है इसमें? देखो, ये पॉइंट की बड़ी संख्या है। उसके बाद अगला था करेक्टर। करेक्टर क्या लेगा? 2 बाइट स्पेस लेगा। मैंने आपको एसक्यूएल में बताए होंगे करेक्टर और वेरकेयर। तो एक करेक्टर वही है, सेम, ज्यादा कुछ नहीं। करेक्टर कितना स्पेस लेगा? 2 बाइट का, और लेगा क्या? अक्षर लेगा। यानी इनमें तो क्या आएंगे? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो क्या आएंगे? संख्याएं, नंबर्स। और ये यहाँ क्या आएंगे? अक्षर, टेक्स्ट या अल्फाबेट। उसके बाद बूलियन। बूलियन में 2 ही मान होते हैं, ट्रू और फॉल्स। तो कितना लेगा? बहुत ही कम लेगा। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक? क्या बताया मैंने? डेटा टाइप, आंकड़ों के डेटा टाइप की परिभाषा। आंकड़ों के प्रकार को डेटा टाइप के नाम से जाना जाता है। 2 प्रकार के डेटा टाइप, यूजर डिफाइन और सिस्टम डिफाइन। सिस्टम डिफाइन कौन से हैं? जो सिस्टम में पहले से तैयार हो या पहले से घोषित हो, इन्हीं को प्रिमिटिव बोलते हैं। प्रिमिटिव के एग्जांपल मैंने बता दिए, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, बूलियन। ठीक है, उसके बाद वापस एक बार अपन आते हैं। दूसरा रह गया अपना ये इधर वाला पोर्शन हो गया पूरा। अब आ गया यूजर डिफाइन। तो यूजर डिफाइन में कौन से आ गए? स्ट्रिंग आ गया, है ना, एरे आ गया, क्लास आ गया। एरे अपन आगे पढ़ेंगे भी, क्लास आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। उसके बाद अपन अगला टॉपिक पढ़ते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब होता है संकारक। ऑपरेटर का मतलब होता है संकारक। संकारक क्या होते हैं? संकारक कि ऐसे चिन्ह या प्रतीक जिनके द्वारा गणनाएं की जाती हैं। ऐसे सिंबल या ऐसे चिन्ह या प्रतीक जिनके द्वारा क्या की जाती है? गणनाएं। तो गणनाएं करने के लिए आप अलग अलग प्रकार के चिन्ह काम में लेते हो। हालांकि ऑपरेटर अपन पढ़े तो ऑपरेटर को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं, लेकिन वो इतना डिटेल में आपके है नहीं। फिर भी अगर मैं लिखूं तो पहला होगा आपका
अनरी, दूसरा होगा बाइनरी और तीसरा होगा टर्नरी। अनरी, बाइनरी और टर्नरी। अनरी जिसमें कितने ऑपरेंड होंगे? एक। बाइनरी, बाइनरी में कितने ऑपरेंड होंगे? दो। और टर्नरी में कितने होंगे? तीन। जैसे अनरी का एग्जांपल लें अपन तो a प्लस प्लस, a माइनस माइनस या i प्लस प्लस। और बाइनरी, बाइनरी में आपके होगा a प्लस बी या a माइनस बी। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए। आपके फिलहाल अपन बाइनरी है, इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। तो अगर वैसे आपको पूछा जाए ऐसे कि ऑपरेटर होते क्या है, तो ऑपरेटर ऐसे चिन्ह या प्रतीक होते हैं जिनके द्वारा क्या की जाती है? गणनाएं की जाती है। गणनाओं को करने के लिए जो चिन्ह काम में लिए जाते हैं उन्हीं को ऑपरेटर बोलते हैं, है ना। संकारक बोलते हैं, हिंदी में संकारक बोलते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर कितने प्रकार के? तीन प्रकार के, अनरी, बाइनरी और टर्नरी। अनरी में एक ही ऑपरेंड, ये देखो एक ही है, ये एक ही। बाइनरी में कितने ऑपरेंड? दो। बाइनरी में कितना? एक ही आ गया, एक ही आ गया। ये देखो ए बी। कितने ऑपरेंड? उनको ऑपरेंड बोलते हैं, ऑपरेंड। और ये कहलाता है ऑपरेटर। ऑपरेटर, ये ऑपरेटर है, चिन्ह है ना, चिन्ह। तो ऐसे चिन्ह या प्रतीक जिनके द्वारा क्या की जाती है? गणनाएं, क्या कहलाते हैं? ऑपरेटर। ठीक है, तो कुछ ऑपरेटर अपन पढ़ेंगे। हालांकि इस ऑपरेटर में डिटेल में जाए तो 7 प्रकार तक बांट सकते हैं अपन को, 7 टाइप्स। लेकिन यहाँ आपके जो सिलेबस के हिसाब से अपन देखें तो पहला है अर्थमेटिक, अंक गणितीय, अंक गणितीय। दूसरा रिलेशन, संबंध सूचक ऑपरेटर। असाइनमेंट, इक्वल के लिए। और लॉजिकल ऑपरेटर। तो इन 4 की बात करेंगे। पहला अंक गणितीय, रिलेशन और असाइनमेंट, और लास्ट का आपका है लॉजिकल। तो सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर को बोलते हैं अंक गणितीय। और मैंने आपको भी बताया अंक, ये कौन से ऑपरेटर है? बाइनरी। बाइनरी में ऑपरेटर कितने कितने ऑपरेंड होंगे? दो। तो यहाँ ए और बी की गणना करेंगे। ये देखो ए और बी की, ए और बी की, ए और बी की। ठीक है, तो ऐसे ऑपरेटर जिसमें कितने ऑपरेंड हो? दो। ऐसे ऑपरेटर या प्रतीक या चिन्ह जिनमें कितने ऑपरेंड हो? दो, उन्हें अपन बाइनरी बोलेंगे। बाइनरी में ऑपरेंड एक लेफ्ट में रहेगा, एक राइट में रहेगा, बीच में जो चिन्ह रहेगा, जैसे ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी। अब ए और बी ऑपरेंड हो गए, प्लस का चिन्ह क्या हो गया? ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? बाइनरी। और बाइनरी में कौन सा? आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर, अंक गणितीय ऑपरेटर। अरे गणना वाला काम करेगा, कैलकुलेशन करेगा ना। ए प्लस बी क्या करेगा? ए और बी को जोड़ेगा। तो ए और बी को जोड़ने वाला क्या कहलाएगा? अंक गणितीय। तो सबसे पहला इसमें एडिशन। अब देखो एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, अपन एग्जांपल दे रखा है। अपन एग्जांपल की बात करें तो ए की वैल्यू दे रखी है इसमें 20 और बी की दे रखी है 30। तो 20 प्लस 30 या 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा? क्या किया? ए प्लस बी। एक का 20, इसका 30, रिजल्ट कितना आया? 50। ठीक है, ये क्या करेगा? ए में से बी बाकी निकालेंगे अपन। तो ए का वैल्यू कितनी है? 20, कितना आ जाएगा? माइनस के 10। ठीक है, -10। उसके बाद ए मल्टीप्लाई बी, तो 20 मल्टीप्लाई 30, 600। इसी प्रकार से पूरी की पूरी टेबल दे रखी है। समझना क्या है आपको कि आप इसमें चारों लिख सकते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूल, है ना, ये सारे लिख सकते हो। हालांकि देखो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इसमें बाइनरी में डाले हुए हैं, तो आप उसको अंडरी में भी डाल सकते हो, जहां ए प्लस प्लस ए माइनस माइनस लिखा था आपने। उसके बाद दूसरा ऑपरेटर आता है आपका रिलेशन ऑपरेटर, है ना, संबंध बताने वाला। एक दूसरे से संबंध बताएगा तो भी दो ही ऑपरेटर, दो ही होंगे ऑपरेटर। कौन कौन से? अपन वही लेते हैं, संबंध।
संबंध बताने वाला, ए और बी का संबंध बताएगा। तो पहला ए, दूसरा बी। ध्यान से देखो क्या कह रहा है, पहला कौन सा है, इक्वल। इक्वल टू क्या कह रहा है, रिटर्न ट्रू इफ वैल्यू ए एंड बी आर इक्वल। अगर ए और बी दोनों ही क्या है, इक्वल है तो ट्रू करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, फॉल्स करेगा। जैसे एक की वैल्यू कितनी है, 20, बराबर बराबर है किसके, 30 के। ए और बी का मान क्या है, बराबर हो रहा है क्या, तो क्या आया, फॉल्स। अगर ए की वैल्यू 20, बी की भी 20, तब ट्रू आता। यानी यहां ए का मान 20, इसका भी 20, तो फाइनल आंसर क्या आता है, ट्रू। अगर यहां आपने 10 कर दिया, यहां 20 कर दिया, तो भी क्या आएगा, फॉल्स। उसके बाद दूसरा है नॉट इक्वल। नॉट इक्वल क्या करेगा, रिटर्न ट्रू इफ वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर नॉट इक्वल। क्या करेगा, ट्रू करेगा यदि ए और बी का मान आपस में बराबर है, नहीं है। देखो ए इज नॉट इक्वल बी, ए इज नॉट इक्वल बी। ए और बी का मान बराबर है क्या, भाई ए का कितना मान है, यहाँ पे ए की वैल्यू है 20 और बी की कितनी है, 30। ए की कितनी है, ए इज, देखो ए बराबर 20, बी बराबर 30। तो चेक करो आप, ए इज नॉट इक्वल बी, यानी 20 इज नॉट इक्वल 30। ए और बी आपस में मैच हो रहे हैं क्या, नहीं मैच हो रहे, नहीं मैच हो रहे, तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। अगर मैच उल्टा होगा, ठीक है। उसके बाद ग्रेटर देन, क्या, ग्रेटर देन। रिटर्न ग्रेटर देन का मतलब बड़े का चिन्ह, ये लेस देन, जिस तरफ इसका मुंह हो। रिटर्न ट्रू इफ वैल्यू ए इज ग्रेटर देन। अब ए इस तरफ होगा, ये जिस तरफ ये ओपन होगा उसी तरफ बड़ा होता है, ऐसा कहा जाता है। ये जिस तरफ बड़ा होता है उसी तरफ ये होगा, इस तरफ ये है तो ये बी बड़ा होगा, देखो ये देखो, ठीक है। तो इक्वल टू आ गया, नॉट इक्वल टू आ गया, उसके बाद आपका ग्रेटर देन आ गया, लेस देन आ गया, उसके बाद आपका आ गया ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, ठीक है। दो साथ में रहेंगे। तो एक टेबल दी हुई है कि ग्रेटर देन का क्या होगा कि ए क्या होगा, बी से बड़ा है, ए बी से क्या है, बड़ा। तो देखो ए का मान कितना है, 20, 20 बड़ा है क्या 30 से, 20 बड़ा है क्या 30 से, फॉल्स। भाई 20 30 से बड़ा थोड़ी है। यहाँ क्या कह रहा है कि 20 छोटा है क्या 30 से, हाँ जी छोटा है। क्या कह रहा है फिर, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। तो क्या कह रहा है, 20 बड़ा है बराबर है 30 से। 20 बड़ा है या बराबर है क्या 30 से, 20 बड़ा है या बराबर है क्या 30 से। तो 20 बड़ा है या बराबर है क्या 30 से, ध्यान से देखो आप, 20 बड़ा है या बराबर है क्या 30 से, ठीक है। तो 20 बड़ा है या बराबर है क्या 20 से। देखो एक बार आप खुद करके देखो, हो जाएगा। 20 बड़ा नहीं है, नहीं है तो क्या होगा, 20 बड़ा है या बराबर है, नहीं है, नहीं है, 5। उसके बाद ए छोटा है बराबर है 20 से, ए छोटा है बराबर है 20 से। ए का मान कितना है, 20 छोटा है बराबर है किससे, 30 से। तो भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो दूसरा ऑपरेटर आपका कंप्लीट हो गया। तीसरा आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट का मतलब ही बराबर इक्वल होता है। तो इक्वल है ना, इसमें प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई है ना, ये सारे के सारे दे रखे हैं। तो वो ज्यादा इसमें लंबा चौड़ा है नहीं। यहाँ पे आप मान इनपुट करो, ए का मान 20 इक्वल बी का मान 30, ठीक है। क्या करेगा, असाइन वैल्यू ऑफ लेफ्ट साइड ऑपरेटर टू राइट साइड ऑपरेटर। लेफ्ट साइड और राइट साइड को क्या करेगा, वैल्यू असाइन करा देगा। ए बराबर बी,
ए बराबर बी, ए का वैल्यू कितनी थी 20, बी की कितनी थी 30, तो ए बिकम कितना हो जाएगा, इस साइड वाली वैल्यू यानी इस साइड वाली वैल्यू इसको दे देगा, इस साइड वाली वैल्यू किसको दे देगा, इसको। तो इसका मान बी का मान कितना था 30, तो ए का भी कितना हो जाएगा 30, इस साइड वाली वैल्यू इसको दे देगा। फिर क्या करा है, एड एंड असाइनमेंट, एड एंड असाइनमेंट, एड वैल्यू ऑफ लेफ्ट साइड ऑपरेंड टू राइट साइड ऑपरेंड। ठीक है, ये क्या करेगा, इसमें वैल्यू को क्या कर देगा, ऐड कर देगा, 20 प्लस 30 50 हो जाएंगे। ये इस वैल्यू को क्या करेगा, बाकी निकालेगा, 20 माइनस 30 क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, 20 मल्टीप्लाई 30। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपका कौन सा ऑपरेटर हो गया, ऑपरेटर का तीसरा प्रकार असाइनमेंट ऑपरेटर। चौथा आपका लॉजिकल ऑपरेटर, चौथा ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर, चौथा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल में पहला है आपका लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड रिटर्न ट्रू इफ वैल्यू ऑफ बोथ ए एंड बी आर ट्रू। अगर दोनों साइड लेफ्ट और राइट दोनों साइड क्या होंगे, ट्रू होंगे, तब ट्रू दिखाएगा। अगर दोनों में से एक साइड ट्रू है एक साइड फॉल्स है तो फॉल्स दिखाएगा। ठीक है, अगर ए और बी दोनों का मान क्या है ट्रू, तब आपको ट्रू दिखाएगा। अगर ए और बी दोनों में से ए या बी दोनों में से किसी का मान भी क्या होगा, फॉल्स होगा, तो फॉल्स दिखाएगा। लॉजिकल और क्या करेगा, रिटर्न ट्रू इफ वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज ट्रू। ए और बी का मान क्या होगा, ट्रू होगा, तो क्या दिखाएगा आपको ट्रू, वरना क्या दिखाएगा फॉल्स। ये लॉजिकल और कहलाते हैं इसको। ठीक है, ऐसे दो लंबी लाइनें 11 जैसा बना दोगे और हो गई। फिर लॉजिकल नोट, लॉजिकल है नोट, इसमें ऐसा बनाओ और नीचे ई लगा दो। लॉजिकल नोट क्या कह रहा है, रिटर्न ट्रू इफ वैल्यू ए फॉल्स, इफ वैल्यू ऑफ ए फॉल्स ट्रू। अगर ए का मान क्या होगा, फॉल्स होगा, तो ट्रू दिखाएगा, वरना क्या दिखाएगा आपका, अगर ए का मान फॉल्स है तो ट्रू दिखाएगा, नहीं क्या दिखाएगा आपको, बी के बारे में चर्चा करेगा। ठीक है, तो कितने ऑपरेटर हो गए, एक और वापस अपन देख ले। ऑपरेटर ऐसे चिन्ह या प्रतीक जिनके द्वारा गणना की जाती है। ठीक है, अर्थमेटिक, पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर आ गया, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में कितने ऑपरेंड होंगे, दो, लेफ्ट और राइट में, जैसे ए प्लस बी, ए मल्टीप्लाई बी, ये सारे के सारे। आप एक टेबल ले लेना कोई भी, जैसे एक्स प्लस वाई, एक्स का मान ले लिया आपने, एक्स बराबर 5 और वाई बराबर 7, ऐसे गणना करके आप सारे के सारे लिख दोगे। ये चिन्ह याद कर लेना, ये रहे जो भी गुणा भाग वाले चिन्ह है ना, वो आप याद कर लेना। ये सारे के सारे ये हो गए, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं आपको, अर्थमेटिक, अंक गणितीय ऑपरेटर, अंक गणितीय ऑपरेटर सारे के सारे। क्लियर है क्या? उसके बाद दूसरा आपका रिलेशन ऑपरेटर, तुलना करने वाले। ए और बी की क्या करेंगे, दो ऑपरेंड की क्या करेंगे, तुलना। और तुलना करने के लिए ये चिन्ह काम में लिए, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, है ना, इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन, इक्वल। तीसरा असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल वाले चिन्ह आएंगे, इसमें सब में इक्वल आएगा, इक्वल कॉमन है, सब में इक्वल आएगा लास्ट, कुछ नहीं करना, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, है ना, मल्टीप्लाई इक्वल, ये लगा दो सब। लॉजिकल में तीन ही है, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। तो ऑपरेटर हो गए। ऑपरेटर के बाद अपन बात करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट की। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं कि ऐसे स्टेटमेंट जिनके द्वारा आप ये तय करो, ऐसे स्टेटमेंट जिनके द्वारा आप ये तय करो कि भाई आप जो मान दिया है उस मान को पहले तो चेक किया जाएगा। अगर मान के हिसाब से परिणाम आ रहा है तो उसी के हिसाब से वो जो मैसेज है वो प्रिंट होगा। अगर वैसा नहीं आ रहा तो क्या होगा, उसका सेकंड पार्ट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, निष्पादित होगा। तो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या कहलाते हैं, अपन बात करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट।
ठीक है। कंट्रोल स्टेटमेंट में पहला है सबसे पहले इफ, सबसे पहले है इफ। तो यहां पे देखो, यदि आपने कोई, मैंने यहां पे लिखा इफ कंडीशन, अगर इफ में लिखी गई कंडीशन सही है तो ये आ जाएगा, अगर इफ में लिखी गई कंडीशन गलत है तो ये आ जाएगा। इसको ऐसे समझो आप, ठीक है। पहला आ गया आपका इफ स्टेटमेंट। इफ में क्या होगा कि इफ में कंडीशन को चेक किया जाएगा, इफ में कंडीशन को चेक किया जाएगा, यदि दी गई कंडीशन सही है तो इफ में लिखा गया स्टेटमेंट क्या होगा, निष्पादित होगा, दिखाई देगा, निष्पादित होगा। क्या होगा, इफ में लिखी गई कंडीशन अगर सही है तो इफ में लिखा गया स्टेटमेंट क्या होगा, निष्पादित होगा। अगर इफ में लिखी गई कंडीशन सही नहीं है तो वो बाहर निकाल देगा। जैसे आप कहीं गए, आपके पास कोई टोकन वगैरह नहीं है, कार्ड वगैरह नहीं है, आप कहीं चले गए, शादी वादी में जिमने चले गए, वो आपके पास कार्ड ही नहीं, घर वालों को और आपको बुलाया नहीं और आप ऐसे चले गए, तो अगला पहले चेक करेगा आधार कार्ड मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपका आधार कार्ड उस मेहमानों की लिस्ट में है तो आपको एंट्री करा देगा, वरना कहेगा कि आप थोड़ा सा बाहर रुके, ठीक है। तो इफ कंडीशन स्टेटमेंट, ये इफ की स्ट्रक्चर हो गई कि इफ एग्जांपल ले लें कि अगर किसी स्टूडेंट के नंबर 60 से ज्यादा है तो वो पास है। इफ मार्क्स बड़ा हो किसे, 60 से, प्रिंट पास। अगर नंबर किससे ज्यादा है, 60 से ज्यादा है, मान लीजिए मैंने नंबर कर दिया 90, आपके नंबर ले लिए मैंने, 90 बड़ा है क्या 60 से, 90 बड़ा है क्या 60 से। देखो ये मैंने बताया था, ये जिस तरफ होगा वो बड़ा होगा, तो किस तरफ है, 90 की तरफ, तो 90 क्या है, बड़ा, बड़ा है तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। ट्रू होने पर रिजल्ट क्या मिलेगा, पास। अगर आपने दे दिया 30 तो 30 बड़ा है क्या 60 से, तो कंडीशन क्या हो गई, पास, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें, उसके बाद अपन बात करें, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें आगे, तो स्विच के बारे में अपन बात करें। स्विच के बारे में बात करें, जुकाम ज्यादा हो रखी है बच्चों। स्विच के बारे में बात करें अपन, तो ये क्या करेगा, एक से ज्यादा जो संभावित वैल्यू होगी उनमें से चेक करेगा, और जो संभावित वैल्यू में से जो सही वैल्यू है अगर मैच हो गया तो उसको प्रदर्शित करेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो देखो यहाँ पे इफ के बाद जो आता है स्विच, तो स्विच में आप स्विच उसका एक्सप्रेशन यानी कंडीशन लिख लो, मैं कंडीशन लिख देता हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना, एक ही बात है। उसके बाद केस 1 या केस 1 2 ऐसे कर लो, यहाँ पे स्टेटमेंट, उसके बाद ब्रेक, मजला क्वेश्चन, ऐसे ही आप लगा लो आगे। केस 2, उसके बाद केस 3,
ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। अगर केस 1 को चेक करेगा, केस 1 में सही है तो ये प्रदर्शित कर देगा। अगर केस 1 का नहीं हो रहा है तो यहाँ आ जाएगा केस 2 में, केस 2 की वैल्यू को चेक करेगा और केस 2 की वैल्यू अगर मैच हो रही है तो केस 2 का जो भी स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट 2 उसको निष्पादित कर दिया जाएगा। इसी प्रकार अगर केस 1 केस 2 का मान नहीं हो रहा तो अंत में आएगा डिफॉल्ट में, और डिफॉल्ट में जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ उसको निष्पादित कर देगा। तो अंत में जो मान चेक होगा वो कौन सा होगा? डिफॉल्ट के चेक होगा। तो इसमें आप सप्ताह के दिनों की गणना कर सकते हो, सप्ताह के दिनों की, या जनवरी फरवरी, क्योंकि सप्ताह के दिनों में 7 चॉइस होती है, संडे भी, और संडे से लेकर सैटरडे तक, या आप वर्ष के माह की कर सकते हो, जैन से लेकर दिसंबर तक। तो मैंने आपको जैसे परिभाषा में बताया कि एक से ज्यादा जब चॉइस होगी ना तब स्विच कहाँ मिलेंगे, बात समझ रहे हो? इफ कब कहाँ मिलेंगे? जब आपके पास एक कंडीशन दी गई है, उस कंडीशन को चेक करना है। जब आपके पास एक से ज्यादा मल्टीपल चॉइस हो और उन चॉइस में से एक को आपको सेलेक्ट करना हो, यानी कोई सा भी एक हो सकता है, संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, या सैटरडे हो सकता है, या मंथ में ले तो जैन हो सकता है, फेब हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो इन जब एक से ज्यादा मल्टीपल चॉइस हो तब आप काम में लोगे स्विच, और जब आपके पास कंडीशन हो तब आप क्या काम में लोगे? इफ। कंडीशन पर इफ और मल्टीपल चॉइस पर आप क्या काम में लोगे? स्विच। ठीक है, तो ये जो था, ये जो दोनों थे कौन कौन से? आपके इफ और स्विच। ठीक है, ये आपके हो गए। इसके बाद अपन बात करते हैं, इसके बाद अपन बात करते हैं रिपीटेशन वाली। रिपीटेशन में लूप आएंगे। रिपीटेशन का मतलब होता है रिपीट करना, पुनरावर्तित, दोहराना। ठीक है, एक निश्चित अवस्था तक दोहराना। कि ये इसको इसमें क्या किया जाता है कि एक शर्त दी जाती है, कंडीशन दी जाती है, और उस कंडीशन, वो कंडीशन जब तक पूरी नहीं हो रही, कंडीशन जब तक फुलफिल है तब तक वो लूप चलता रहेगा। और जैसे ही कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई, तो लूप वही काम करना क्या कर देगा? बंद होगा। जैसे भी क्लास हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी चल रही है तो क्लास हो रही है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बंद हुई, नेट बंद हुआ, ऐसा कुछ हुआ तो क्लास क्या हो गई? बंद होगी। तो दी गई कंडीशन तक वो क्या होगा? लूप अपने आप को दोहराएगा। इफ में दोहराने वाला काम नहीं था। इफ में तो कंडीशन को चेक करा था, कंडीशन सही है तो उसमें लिखा हुआ प्रदर्शित हो रहा था। लूप में क्या हो रहा है कि उस अवस्था तक दोहरा रहा है। जितनी बार आप उसमें लिखोगे, जितनी अवस्था उसमें हमें दी है कि 5 बार दोहराना है, 10 बार दोहराना है, 20 बार दोहराना है, आप जितना भी उसमें स्टेप लिखा है उतनी बार वो दोहराएगा। तो लूपिंग का अर्थ ये हुआ कि अवस्था को दोहराना, अवस्था को दोहराना। तो लूपिंग में अपने पास पहला है व्हाइल। तो व्हाइल की अपन संरचना देखें। व्हाइल लूप, व्हाइल कंडीशन, स्टेटमेंट या स्टेटमेंट एक वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर इसको एग्जाम्पल में लिखे, जैसे मान लो आपको 1 से 100 तक टेबल लिखनी है या ऐसा कुछ भी लिखना है तो भी आप लिख सकते हो उसमें। ठीक है, जैसे ये तो हो गया इसका सिंटैक्स सर्च में। एग्जाम्पल है इसका, व्हाइल गिनती, जैसे आपको 1 से 10 तक टेबल लेनी है, 1 से 10 तक की टेबल लेनी है, तो 1 से 10 तक की टेबल का प्रोग्राम है ना, व्हाइल लूप के द्वारा 1 से 10 तक की टेबल का प्रोग्राम, या 2 की टेबल लेनी है, या आपको ऐसा कोई भी प्रोग्राम जिसमें ऐसा कोई भी मान हो जिसमें मान को दोहराया जाए, आप व्हाइल के द्वारा ले सकते हो। व्हाइल के अलावा एक डू व्हाइल भी होता है, एक फॉर होता है। तो 3 लूप अपन बेसिकली यहाँ पढ़ेंगे। पहला व्हाइल है, डू व्हाइल है और फॉर लूप है। तो व्हाइल है, डू व्हाइल और फॉर लूप है। अगर आपको 1 से 10 तक या 1 से 5 तक की टेबल लेनी है तो क्या करोगे आप? तो यहाँ 10 तक कर लिया आपने। ठीक है, और ध्यान से देखो आप, n का मान कितना है? 1। तो 1 इज लेस देन और इक्वल 10। सही है क्या? सही है। तो प्रिंट n, और यहाँ कर दो आप n इज इक्वल n प्लस 1। n में 1 जोड़ दो। अब n का मान कितना हो गया?
n का मान कितना हो गया, यहाँ देखो ये चेक करेगा, चेक करने के बाद यहाँ आएगा, क्या प्रिंट हो जाएगा, n का मान कितना है, 1 प्रिंट हो गया। नीचे आएगा n का मान कितना है, 1 प्लस 1, 1 और 1 कितने हो गए, 2, वापस जाएगा ऊपर चेक करेगा कि 2 छोटा है या लेस देन है 10 से, 2 इज लेस देन और इक्वल 10, 2 इज लेस देन इक्वल 10, सही है क्या। तो 2 10 से छोटा है क्या, है, तो प्रिंट कर देगा किसको, 2 को, किसको प्रिंट कर देगा, 2 को। ये आएगा 2 प्लस 1 कितने हो गए, 3, वापस आएगा 3 छोटा है बराबर है 10 के, 3 इज लेस देन और इक्वल 10, सही है, सही है, तो कितना प्रिंट हो जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा। वापस यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद इसको मैं अलग कलर से ले लेता हूँ, यहाँ आने के बाद क्या होगा, 3 प्लस 1 तो क्या आ जाएगा, 4, चेक होगा 4 इज लेस देन इक्वल 10, सही है, सही है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, n का मान कितना हो गया, 4 4 हो गया, तो चेक करेंगे कि 4 प्लस 1 क्या हो गया, 5, ऐसे चलता रहेगा। तो आप ध्यान से देखो कि ये पूरी प्रक्रिया ऐसे चल रही है लूप की तरह, इसीलिए इसका नाम भी क्या रखा, लूपिंग, इसीलिए इसका नाम भी क्या रखा, लूपिंग। तो व्हाइल लूप आप इस प्रकार बना सकते हो, जैसे 2 की टेबल है ना, आप रिवर्स नंबर है, ऐसे कोई भी प्रोग्राम आप इसमें कर सकते हो। तो व्हाइल क्लियर है क्या, मेरे ख्याल से क्लियर होगा आपके, आपको कोई व्हाइल कंडीशन स्टेटमेंट इस प्रकार, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं डू व्हाइल में, डू व्हाइल लूप की, डू व्हाइल लूप की। अब देखो मैं इधर तो लिख रहा हूं व्हाइल लूप, इधर लिख रहा हूं मैं डू व्हाइल लूप। चेक करो व्हाइल और डू व्हाइल में, व्हाइल लूप में कंडीशन कहां चेक हो रही है, व्हाइल लूप में कंडीशन कहां चेक हो रही है, स्टार्ट में। डू व्हाइल लूप में कंडीशन कहां चेक हो रही है, एंड में। व्हाइल लूप में कंडीशन आप जो लिख रहे हो स्टार्ट में चेक हो रही है। अगर कंडीशन गलत है, यही गलत है, कंडीशन यही रॉन्ग है, तो लूप एक बार भी नहीं चलेगा। डू व्हाइल लूप में कंडीशन कहां चेक हो रही है, अरे भाई डू व्हाइल लूप में कंडीशन कहां चेक हो रही है, डू व्हाइल लूप में कंडीशन चेक हो रही है अंत में, अंत में चेक हो रही है। तो लूप अगर एक बार भी, अगर एक लूप गलत है तो भी कम से कम कितनी बार चल जाएगा, एक बार। व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप ने आपसे अंतर पूछे, तो व्हाइल लूप कंडीशन के गलत होने पर एक बार भी रन नहीं करेगा, एक बार भी निष्पादित नहीं होगा, एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। जबकि डू व्हाइल लूप कंडीशन के गलत होने पर कम से कम एक बार तो अवश्य ही चल जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे आपके स्कूल में कई बार आपकी कोई आईडी या यूनिफॉर्म चेक होती होगी, आप कई बार विदाउट यूनिफॉर्म स्कूल में आ जाते होंगे, तो कई बार आपको स्कूल के गेट से ही रोक दिया जाता है, कई बार क्लास के अंदर रोका जाता है। तो जिस दिन क्लास के अंदर रोका जाए उस दिन आपका कौन सा लूप चल रहा है, डू व्हाइल लूप। और जिस दिन आपको स्कूल के गेट के बाहर ही पकड़ लिया जाए विदाउट यूनिफॉर्म में, उस दिन आपका कौन सा लूप चल रहा है, व्हाइल लूप। क्लियर है क्या, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। अगर स्टार्ट में ही आपको रोक दिया जाए वहीं पे, तो व्हाइल लूप है ना। अगर आपने गलती की, गलती करते ही मम्मी का चांटा आया तो व्हाइल लूप। अगर गलती सुबह की थी, शाम तक गलती चल रही है, तो आपका कौन सा हो गया, डू व्हाइल लूप। क्लियर है क्या दोनों। बाकी संरचना वगैरह सेम है, प्रोग्राम वगैरह सारा सेम है। उसके बाद बात करेंगे अपन फॉर लूप की। तो फॉर लूप में क्या होगा, तीन अवस्था एक साथ चलेंगी फॉर लूप में।
फॉर लूप में 3 अवस्था एक साथ चलेंगी। सबसे पहले में मान वैल्यू देना, वैल्यू असाइन कराना, दूसरे में कंडीशन देना, तीसरे में मान में इंक्रीमेंट करना या मान को कम करना। ठीक है, 3 अवस्था एक साथ चलेंगी। तो देखो संरचना दे रखी है कि y 4, ठीक है, उसके बाद वेरिएबल दे रखा फर्स्ट अवस्था, सेकेंड और थर्ड। इसको मैं अगर लिखूं 4 स्टेटमेंट का मतलब ये आ गया। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो फॉर लूप में 3 अवस्था एक साथ चलती है। सबसे पहले मान वैल्यू प्रदान करना कि अपन लूप कहां से शुरू कर रहे हैं। जहां से लूप शुरू करेंगे, जैसे मान लो मेरे को 1 से 10 तक मेरे को 1 से 10 तक टेबल लिखनी है, तो मैं शुरू कहां से करूंगा? i इज इक्वल 1 से करना है, कहां तक लेके जाना है? 10 तक। अब आप 1 से 10 तक जाओगे, आप अभी 1 पे हो और 10 नंबर तक जाओगे, तो आपका मान वैल्यू बढ़ेगी या आपका वैल्यू कम होगा? भाई आप 1 पे हो और आपको 10 पे जाना है, तो आपकी वैल्यू कम होगी या वैल्यू आपकी बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो बढ़ेगी तो बढ़ किसकी रही है? i की। तो यहाँ पे कर दोगे i प्लस प्लस। ठीक है, और नीचे जो भी आपको लिखना है देख लो इस प्रकार। और कहां से शुरू करना है? 1 से। और यहाँ जो भी आपको प्रिंट कराना है ये हो गया। तो मैंने आपको लूपिंग में पहला बता दिया व्हाइल लूप, दूसरा डू व्हाइल लूप, व्हाइल और डू व्हाइल में अंतर बता दिया। उसके बाद फॉर लूप में आप 2 से टेबल या कुछ भी ऐसा बना सकते हो। इसमें आपको ये याद रखना है, फॉर लूप की अगर संरचना आ जाए, फॉर लूप के बारे में आपसे पूछ ले कि फॉर लूप क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर लूप क्या है। फॉर लूप में 3 अवस्थाएं एक साथ चलती हैं। प्रथम अवस्था में मान प्रदान किया जाता है, दूसरे वैल्यू असाइन करवाई जाती है, दूसरी अवस्था में कंडीशन दी जाती है, तीसरी स्टेप में क्या किया जाता है? मान में इंक्रीमेंट, मान में वृद्धि या मान में क्या की जाती है? कमी की जाती है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे एरे की। तो एरे क्या होगा? एरे क्या है? एरे को हिंदी में बोलते हैं विन्यास, डायमेंशनल। अब ये है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। देखो समझो इस बात को आप। क्या है? एरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट विच सेम डेटा टाइप। समान प्रकार के डेटाओं का क्या है? समूह है। इट यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन ए सिंगल वेरिएबल। एक ही वेरिएबल में आप एक से ज्यादा क्या कर सकते हो? वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। मेमोरी स्पेस ये क्या करता है? मेमोरी स्पेस को भी बचाता है ना। और क्या करता है? एरे एलिमेंट विच कैन बी स्टोर इंडिविजुअल वैल्यू, अपनी खुद की वैल्यू भी रख सकते हैं। ईच एरे एलिमेंट इज यूनिकली आइडेंटिफाइड। हर एरे को एक यूनिक आप पहचान दे सकते हो। ए नंबर ऑफ कॉल्ड आइडेंटिफाई बाय ए नंबर ऑफ कॉल्ड एरे इंडेक्स, इसको आप एरे इंडेक्स के नाम से जान सकते हैं। और एरे इंडेक्स की शुरुआत कहां से होती है? 0 से होती है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा देखो, एरे है ना, एरे वैसे देखा जाए तो एरे है वो अपन 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन। डी का मतलब डायमेंशन, 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन। 1 डायमेंशन की बात करें
तो इस प्रकार रहेगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा इंटीजर a बराबर 5 ज्यादा हो जाएगा, 3 ले लेते हैं अपन। और इनके मान दे दिए 10, तो यहाँ पे कर दो आप ठीक है। ये हो गया 1 डायमेंशनल एरे, जिसमें एक ही आयाम हो। 2 डायमेंशनल एरे, इसमें क्या होगा, अगर या 3 ले लो, इसमें जो ये जो ब्रैकेट आ रहे हैं, इनको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। और जो फर्स्ट है वो बता रहा है रो की साइज, सेकंड बता रहा है कॉलम की साइज, फर्स्ट किसकी बता रहा है, रो की साइज, सेकंड किसकी बता रहा है, कॉलम की साइज। तो 3 लेना है तो 1, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। इनके मान कितने भी ले सकते हो आप, 0 0 1 2। इनको मैं थोड़ा सा अलग ले लेता हूं। अंदर वाले मान आप कोई भी ले सकते हो, मैं भी लो तो भी। या ये तो एरे समान प्रकार के डेटाओं का समूह कितने प्रकार का है, 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल में एक ही आएगा केवल रो का, 2 डायमेंशनल में रो और कॉलम दोनों आएंगे, टेबुलर फॉर्मेट में रहेंगे। ठीक है। अब एरे की जो है शुरुआत इसमें 0 से मानी जाएगी। इंडेक्स वैल्यू कहाँ से मानी जाएगी, 0 से 0 से मानी जाएगी। हालांकि इसको अपन 2D को मल्टी डायमेंशनल के नाम से भी जानते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे के नाम से भी जानते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। तो ये आपका एरे हो गया। आपको एरे में परिभाषा याद करनी है, इसकी डेफिनेशन याद करनी है कि एरे क्या है। एरे के टाइप्स 2 टाइप्स, 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल। हालांकि एरे में आप प्रोग्राम बनाना चाहो, देखना चाहो तो बबल सॉर्टिंग के प्रोग्राम काफी होते हैं। ठीक है। या एरे के द्वारा 5 संख्याओं को प्रिंट करने का प्रोग्राम, ऐसा कोई भी आप इसमें बना सकते हो। एरे के द्वारा 5 संख्याओं को प्रिंट करने का प्रोग्राम, या एरे के द्वारा 10 संख्याओं को प्रिंट करने का प्रोग्राम, या 1 डायमेंशनल एरे के द्वारा 2 संख्याओं को प्रिंट करने का प्रोग्राम, या सॉर्टिंग का प्रोग्राम। काफी प्रोग्राम है एरे के अंदर। प्रोग्राम जो आपके रहेंगे वो काफी इसमें आप कर सकते हो, है ना। और आपने शायद किए भी होंगे स्कूल के दौरान, क्लास के दौरान, कि 1 डायमेंशनल एरे के द्वारा 2 संख्याओं को, या 1 डायमेंशनल एरे के द्वारा 2 संख्याओं को जोड़ने का प्रोग्राम, 1 डायमेंशनल एरे के द्वारा 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई, है ना। काफी प्रोग्राम है। तो इन सब प्रोग्रामों के बारे में अपन चर्चा भी कर सकते हैं, या आप चाहो तो मैं आपको इस पे नीचे दे दूंगा, तो आप उसमें से देख लेना। ठीक है, लिंक में दे दूंगा, और आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो। ज्यादा कुछ लंबा थोड़ा काम है नहीं। अगर मोटी मोटी अपन बात करें तो सीधा साख है। जैसे 1 डायमेंशनल के द्वारा करना है तो इंटीजर a साइज दे दी और i ले लिया। ठीक है। और यहाँ पे वही प्रिंटफ मान ले लिया, फॉर लूप लगा दिया, i बराबर 0, i छोटा हो बराबर हो 2 से i प्लस प्लस, यहाँ पे वो।
ठीक है, प्रिंट कर दिया सिंपल सा। तो ज़्यादा कोई टेक्निकलिटी वाली बात है नहीं, केवल फॉर लूप लगेगा एरे में, क्योंकि अपन ने पढ़ा था ना एक से ज़्यादा इसमें वैल्यू स्टोर करेगा, एक ही वेरिएबल एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करेगा। देखो एक से ज़्यादा, एक ही वेरिएबल है ही आई, तो आई का पहला मान 0 है, फिर आई 2 तक जा रहा है, तो 0 1 और 2, तो कितने वैल्यू हो गई? 3। तो एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर रहा है ना, तो उसके लिए क्या काम लेना पड़ेगा अपन को? फॉर। फॉर में मैंने आपको बताया था फॉर में भी बताया था एक साथ कितनी अवस्थाएं चल रही है? 3 अवस्थाएं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। फॉर लूप आपसे पूछ ले कोई कि फॉर लूप क्या है, तो आप क्या बताओगे? फॉर लूप में कितनी अवस्थाएं एक साथ चलती है? 3, इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट, सॉरी कंडीशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद यूजर डिफाइंड मेथड। तो यूजर डिफाइंड मेथड में ज़्यादा कोई है नहीं, आप देख सकते हो मेथड आर ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। कुछ विशेष कार्य करने के लिए इन्हें बनाया जाता है ना। ये अलादीन वाले चिराग की तरह है, वो खुर्जा सिम की तरह है ना। विशेष कार्य के लिए इन्हें बुलाया जाता है, जैसे कार्य पूरा होता है इनको बोल दिया जाता है कि आपका कार्य पूरा है, आप प्रस्थान करें, है ना, देवलोक की ओर प्रस्थान करें आप। ठीक वैसा ही कुछ है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा है नहीं कुछ, यहाँ पे कुछ बनाया हुआ है ग्रिड के नाम से वैसे। ठीक है, उसके बाद उप्स के कंसेप्ट है, ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। उप्स के कंसेप्ट, तो उप्स के कंसेप्ट अपन पढ़े पहले, हालांकि आपसे पूछ ले कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, या आपसे पूछ ले कि उप्स के कंसेप्ट बताओ, आप उप्स के क्या बताओ? कंसेप्ट बताओ। तो उप्स के कंसेप्ट कैसे बता पाओगे आप? आपने नाम सुने होंगे उप्स के कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट। मैं टेक्निकल टीम से बोलूंगा, एक बार आवाज चेक करें, फ्रेम चेक करें कि फ्रेम में हो या नहीं। तो उप्स के कंसेप्ट अपन जो बात कर रहे थे, इसको अपन एक डायग्राम से देखें, ये आप नोट डाउन भी कर लेना साथ में। उप्स के कंसेप्ट, ये उप्स के कंसेप्ट है, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, ऑब्जेक्ट बनाना, क्लास, ठीक है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ये सब के सब किसके कंसेप्ट है? उप्स के कंसेप्ट है। तो उप्स के कंसेप्ट की अपन बात करेंगे। सबसे पहले है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है बहुरूपता। क्या होता है? बहुरूपता, कि वस्तुओं को उनके प्रकार के आधार पर, वस्तुओं को उनके प्रकार के आधार पर क्या करें? अलग अलग व्यवहार के अनुसार क्या करें? अनुमति दें। कि भाई जिसे ओवरलोडिंग जो तंत्र होता है, आगे एक टॉपिक आएगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग, हम पढ़ेंगे, या शायद आपके सिलेबस में मेरे ख्याल से होगा नहीं, फिर भी अपन से चर्चा कर लेंगे कि ओवरलोडिंग क्या होती है। तो उनमें अपन बात करें कि विभिन्न वर्गों की वस्तुओं को एक सामान्य वस्तुओं के व्यवहार के रूप में सिस्टम बनाता है ना, जिससे वे एक ही प्रकार, एक ही विधि, एक ही प्रकार पर अलग अलग प्रकार से क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। मतलब एक ही सिस्टम से अलग अलग उसको क्या किया जा सकता है? कॉल किया जा सकता है। ये पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है आपका इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है वंशानुक्रम। इनहेरिटेंस का मतलब है वंशानुक्रम, पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे आपने इसको ऐसे भी समझ लो, फ्रिज देखी होगी आपने, ऐसे है ना, ऐसे। या आपने एक नाम सुना होगा पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, ये सुने होंगे क्लास में आपने, अपने स्कूल की क्लास में भी सुने होंगे। और इनहेरिटेंस भी कई प्रकार के हो सकते हैं, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, कई प्रकार के इनहेरिटेंस होते हैं। अपन उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे। इनहेरिटेंस का मतलब यही है कि ओल्ड क्लास को या ओल्ड जो तकनीक है, जैसे इसको आधार मानकर इसके साथ दूसरी क्लास को जोड़ा जाए, इसको आधार मानकर इसके साथ दूसरी जोड़ी जाए, या जैसे ए है इसको अपन कैसे करें?
ठीक है। अब जो ए है, ए के ए पेरेंट क्लास, ये चाइल्ड, लेकिन ये भी चाइल्ड, लेकिन इसके लिए ये क्या है, पेरेंट। जैसे ये आपके दादाजी हो गए, अब आपके दादाजी के बाद ये आपके पिताजी हो गए, ये आप हो गए, है ना। या आप ऐसे मान लो कि ये आपके दादाजी हो गए, ये आपके ताऊ जी अंकल जी जो भी हैं आपके जो हो गए। तो इस प्रकार से एक क्लास को आधार मानकर उसके अंदर दूसरी क्लास को जोड़ना, ऐड करना, इनहेरिटेंस आपका हो गया। तो इनहेरिटेंस में आप अलग अलग प्रकार के इनहेरिटेंस पढ़ सकते हो, सिंगल लेवल है, मल्टी लेवल है, मल्टीपल है, ठीक है, हायरार्किकल है, अलग अलग प्रकार के इनहेरिटेंस के अपन इसमें बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इनहेरिटेंस के बाद अपना अगला रहेगा इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, सुना है क्या इनकैप्सुलेशन? अच्छा, जैसे अभी मेरी तबीयत खराब हो रही है, वैसे आप में से किसी की तबीयत तो खराब नहीं हो रही है? हाँ जी, नहीं हो रही है। ये देखो, आपने ऐसा वो देखा है क्या, कैप्सूल देखा है क्या, दवाई? अरे कभी दवाई ली है क्या कैप्सूल? तो वो कैप्सूल के अंदर आपने देखा होगा दवाई वाला एक वो, उसके ऊपर एक खोल लगा होता है, आवरण लगा होता है, एक आवरण, उसके अंदर दवाई होती है, वही है ये। तो किसी भी संरचना को कवर्ड किया जाए, है ना, क्लास के द्वारा या अलग अलग भागों में छिपा दिया जाए, हाइडिंग प्रोसेस, इसको अपने से मान ले हाइड करना। जैसे ये लो, ये इनकैप्सुलेशन हो गया, इनकैप्सुलेशन। तो डेटा को अलग अलग विधियों के द्वारा छिपाना, जिसमें ब्रेसेस, कोष्ठक के द्वारा भी आप छिपा सकते हो, इनकैप्सुलेशन कहलाता है। क्लियर है क्या? तो पहला कौन सा बताया मैंने, पॉलीमॉर्फिज्म, उसके बाद दूसरा बताया इनहेरिटेंस, तीसरा बताया इनकैप्सुलेशन, चौथा पर बात करेंगे ऑब्जेक्ट की। पहला कौन सा बताया मैंने, पॉलीमॉर्फिज्म, बहुरूपता, बहुरूपता, इनहेरिटेंस, श्रृंखला, वंशानुक्रम, इनकैप्सुलेशन हाइड करना, छिपाना। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होंगे, ये किसी क्लास के लिए एक विशिष्ट अवधारणा है जो क्या करेंगे कि उसके व्यवहार को परिभाषित करेंगे, या वो कैसे काम करेगा। जैसे आपको बता दिया कि आप एक ऑब्जेक्ट हो, अभी आप क्या हो, 12th क्लास के ऑब्जेक्ट हो आप, या आप कोई भी आपकी व्यवहार जो आपका है कि मेरे पेपर अच्छे गए, गलत गए, तो आपका जो व्यवहार है वो ऑब्जेक्ट के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। आपका जो व्यवहार है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा, ऑब्जेक्ट के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्लास, क्लास क्या हो सकता है, क्लास के बारे में बताओ। देखिए क्लास, क्लास क्या है, ब्लूप्रिंट है ना। ऑब्जेक्ट बनाने का क्या है, ब्लूप्रिंट है। क्लास जो है ऑब्जेक्ट बनाने का क्या है, ब्लूप्रिंट है, मतलब पूरी एक संरचना है। क्लास को एक ऑब्जेक्ट और उसकी रेसिपी है, जैसे मान लो आप कोई खाना बना रहे हो, तो खाना बनाने की जो विधि है वो इस प्रकार से क्लास हो गई पूरी, ठीक है। उसके बाद अगला पढ़ेंगे अपन डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इसको पूरा वैसे डेटा एब्स्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या करेगा कि ऑब्जेक्ट की केवल आवश्यक वस्तुओं को उजागर करेगा, जो आवश्यक वस्तु है जो हमें चाहिए, डेटा एब्स्ट्रैक्शन वही आपको करेगा। जैसे अपन बात करें कि आवश्यक वस्तुएं, जैसे प्रोग्राम अपन कोई बनाए, उसमें आवश्यकता के अनुसार, है ना, प्रोग्राम की जो जटिलता है उस जटिलता को किस प्रकार कम किया जाए, ये इसके द्वारा भी अपन तय कर सकते हैं, है ना। ये खुद तो काम कर नहीं करेगा, लेकिन दूसरे के द्वारा भी करवा सकता है इंटरफेस का उपयोग करके, ठीक है। ये प्रोग्राम की जटिलता को भी क्या करेगा, कम करेगा। तो ये सारे के सारे जो कंसेप्ट है कौन कौन से हो गए, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस,
इनकैप्सुलेशन, ऑब्जेक्ट, क्लास, एब्स्ट्रैक्शन ये क्या कहलाएंगे? उप्स के कंसेप्ट या उप्स की विशेषताएं, कंसेप्ट या विशेषताएं। ये क्या कौन कौन से? पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, ऑब्जेक्ट, क्लास और डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इसको एब्स्ट्रैक्शन बोल सकते हो या वैसे पूरा नाम है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। ये क्लास हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म और आपका इनहेरिटेंस, बहुरूपता, वंशानुक्रम का। और इनकैप्सुलेशन का मतलब छिपाना, डेटा को छिपाना, हाइड करना। हाइड किससे करोगे आप? ब्रैसेज के अंदर ले लोगे, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं कंस्ट्रक्टर की। कंस्ट्रक्टर की और देखो, कंस्ट्रक्टर एक विशेष प्रकार का, एक प्रकार से ऑब्जेक्ट ही है ना, या स्पेशल ऑब्जेक्ट है जिसका नाम क्लास के नाम के समान होगा। जैसे यहाँ क्लास, एक क्लास बनाई है, क्लास, क्लास का नाम है कार और यहाँ कार के नाम से एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, ये कंस्ट्रक्टर है। एक और होता है डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर इसको ऐसे टीले लगाकर बताते हैं, टीले लगाकर, ठीक है। लेकिन अभी अपन कंस्ट्रक्टर पढ़ रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर में फोकस करेंगे कि क्लास और कंप्यूटर, उसके बाद तो कंस्ट्रक्टर की परिभाषा क्या है? इसका नाम क्लास के नाम के समान ही होगा और जो क्लास का मेमोरी फंक्शन उसी के अंदर इसको घोषित करेंगे, ठीक है। और ये हमेशा क्या रहेगा? पब्लिक सेक्शन में इसको, क्लास के पब्लिक भाग में इसको डिक्लेयर करेंगे और डिराइव क्लास के द्वारा इसको इनहेरिट नहीं किया जा सकता, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? क्लास के जो डेटा मेंबर है उनकी वैल्यू को ही क्या करेगा? इनिशियलाइज करेगा, वैल्यू को ही प्रदर्शित करेगा। तो कंस्ट्रक्टर आपके सबके समझ में आ गया। जैसे मैं आपको बोलूं कि एक क्लास बनाओ इंडिया के नाम से, तो कंस्ट्रक्टर भी किस नाम से बनेगा? इंडिया के नाम से। तो क्लास बनाने के लिए क्लास, एक क्लास का एग्जांपल देखेंगे अपन, एक क्लास का अभी एग्जांपल भी देख लेंगे, आपको समझ में नहीं आया तो। क्लास इंडिया, उसके बाद इंडिया, यहाँ पे स्टेटमेंट, आप चेक कर सकते हो। इंडिया के नाम से हमने क्लास बनाई, इंडिया के नाम से कंस्ट्रक्टर बनाया, क्योंकि मैंने परिभाषा में बताया था कि इसका नाम किसके समान होगा? क्लास के नाम के समान, क्लास के नाम के समान ही होगा, क्लास के नाम के समान ही होगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो पब्लिक, यहाँ पब्लिक भी लगा सकते हो ना, पब्लिक, ठीक है। तो क्लियर है क्या? कंस्ट्रक्टर बताओ, देखिए कंस्ट्रक्टर के बारे में बताओ। हाँ जी, कंस्ट्रक्टर के बारे में कि कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम के समान होगा, पब्लिक पार्ट में घोषित करेंगे, ठीक है। और डिराइव क्लास को इनहेरिट करने के लिए काम में नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ये आपका, और क्या करेगा? जब क्लास के ऑब्जेक्ट, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो कंस्ट्रक्टर अपने आप ही क्या हो जाएगा? कॉल हो जाएगा, ठीक है। और क्लास के पब्लिक भाग में इसको क्या करेंगे? डिक्लेयर करेंगे। और कंस्ट्रक्टर भी तीन प्रकार के हो सकते हैं, आगे पढ़े अपन, तो कंस्ट्रक्टर भी तीन प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं तीन प्रकार के? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और डिफॉल्ट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड, डिफॉल्ट और कॉपी, पैरामीटराइज्ड, डिफॉल्ट और कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये थोड़ा सा डिटेल ज्यादा हो जाएगा, आप चाहो तो नाम लिख सकते हो। कंस्ट्रक्टर के प्रकार, कंस्ट्रक्टर की परिभाषा मैंने बताई थी, कंस्ट्रक्टर के प्रकार लिख सकते हो। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के भी काफी प्रकार है, 0 आर्गुमेंट, 1 आर्गुमेंट, 2 आर्गुमेंट, ठीक है। उसके बाद है कॉपी कंस्ट्रक्टर। क्लियर है आपके? कंस्ट्रक्टर के बाद एक्सेस मॉडिफायर। तो एक्सेस मॉडिफायर अपने कौन कौन से हैं? एक्सेस मॉडिफायर हमें पब्लिक,
प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। पब्लिक क्या होगा, इसको एनी अदर क्लासेस, पब्लिक को कहीं से भी आप यूज कर सकते हो, पब्लिक नाम सुनो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसे कहीं से भी यूज कर सकते हो। प्राइवेट क्या करेगा, वो उसी क्लास के अंदर, जैसे क्लास है एक्स वाई जेड, अब इसको इसके अंदर ही काम में लोगे आप, इसको और अगर ये पब्लिक होता तो क्लास के बाहर भी यूज ले सकते। उसके बाद प्रोटेक्टेड, विद इन द सेम पैकेज एंड सब क्लास, एक क्लास है, इस क्लास के अंदर दूसरी कोई क्लास बनी हुई है, जैसे क्लास यहाँ बंद हुई, इसके अंदर कोई दूसरी क्लास बनी हुई, क्लास एबीसी, तो इस एबीसी क्लास में भी इसको यूज ले सकते हैं। तो तीन प्रकार के एक्सेस मॉडिफायर है, प्राइवेट या सॉरी पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। बताओ देखें क्या कौन कौन से तीन प्रकार के एक्सेस मॉडिफायर, आप बताओ देखें तीन प्रकार के एक्सेस मॉडिफायर कौन कौन से हैं, तीन प्रकार के एक्सेस मॉडिफायरों के बारे में आप बताओ देखें। पहला है प्राइवेट, प्राइवेट के लिए क्या काम मिलेंगे, कौन सा कीवर्ड काम मिलेंगे। अच्छा, कीवर्ड एक सुना है क्या आपने सभी, कीवर्ड एक टॉपिक, कीवर्ड सुना है क्या आपने, नहीं सुना, कि जावा में कितने कीवर्ड होते हैं, ऐसे सुना है क्या कोई, 20 में बता देता हूं मैं इसे, हालांकि ये शुरू में इसकी चर्चा करते तो ज्यादा अच्छा रहता, नहीं फिर भी कीवर्डों को बोलते हैं रिजर्व वर्ड, रिजर्व वर्ड आरक्षित शब्द, आरक्षित शब्द क्या कहलाते हैं, आरक्षित शब्द क्या कहलाते हैं, आरक्षित जैसे आपका इंटीजर, फ्लोट, डबल, है ना, इसके अलावा आपका इफ, एल्स, डू वाइल, स्विच, जितने भी जो है वो क्या कहलाएंगे, रिजर्व वर्ड कहलाएंगे, जितने भी हैं वो क्या कहलाएंगे, रिजर्व वर्ड। और जावा में अगर मैं आपसे पूछूं कि जावा में कुल कितने रिजर्व वर्ड होते हैं, जावा में कुल कितने रिजर्व वर्ड होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई जैसे सी में अलग होते हैं, सी प्लस प्लस में अलग होते हैं, इसी में 32 होते हैं, है ना, सब में अलग अलग फिगर होता है। तो एक प्रकार से जावा का सिलेबस ही है। तो जावा में ये 52 कीवर्ड के आसपास होते हैं, 52 जावा में 52, और अपडेट करने पर 52 या 53 तक भी बोल देते हैं अपन, हालांकि 52 भी है लेकिन जैसे 53 तक ले जाता है क्योंकि अपडेट होते रहते हैं, या अपडेट नहीं भी हो तो थोड़ा सा वो उसमें आ जाता है। तो कौन कौन से अपन ये जो सिलेबस है ना पूरा वाइल, डू वाइल, इफ, एनम, ये सारे के सारे सब के सब क्या कहलाएंगे, कीवर्ड कहलाएंगे या रिजर्व वर्ड कहलाएंगे। तो इससे पहले अपन पढ़ रहे थे मॉडिफायर, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ठीक है। उसके बाद अपन गेटर एंड सेटर के बारे में बात करेंगे। गेटर और सेटर क्या होता है, गेटर की परिभाषा और सेटर की परिभाषा। तो एक बार अपन देख लें अपने क्या क्या पढ़ा, अपने क्या क्या पढ़ा। अपन ने सबसे पहले पढ़ा जावा का परिचय, उसके बाद वेरिएबल, वेरिएबल को बनाने के नियम या डिक्लेयर करने के नियम, जैसे बताया था ना इंटीजर a बराबर 5। उसके बाद अपने पढ़ा डेटा टाइप, और डेटा टाइप के प्रकार पढ़े अपन ने, एक तो सिस्टम, और सिस्टम में पढ़ा एक तो बिल्ट, और दूसरा पढ़ा अपन ने यूजर डिफाइंड। सिस्टम में अपन ने वो पढ़ा प्रिमिटिव वाला, जैसे इंटीजर है ना, फ्लोट, बूलियन। यूजर डिफाइंड में अपन ने पढ़ा एरे, हालांकि स्ट्रिंग भी इसमें दे रखा है ना, ये क्लास। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, याद है कुछ,
उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, उसके बाद अपन ने पढ़ा कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट में पहले अपन ने पढ़े इफ, उसके बाद एल्स, स्विच, उसके बाद अपन ने पढ़े लूपिंग। लूपिंग में पहला पढ़ा व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप, एक स्विच आ गया ना। उसके बाद अपन ने पढ़ा लूपिंग के बाद अपन ने पढ़ा एरे, एरे के प्रकार 1D 2D, ठीक है। 1D के बारे में पढ़ा इंटीजर ए, इंटीजर ए, और यहाँ पे तो 2 ले लिया, 0 और 1, अंदर वैल्यू दे दी। इसके बाद 2D, इसमें बताया कि इसमें इंटीजर ए फर्स्ट है वो रो की साइज, दूसरा किसकी साइज बोलेगा, कॉलम साइज की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, मैं वापस लिख देता हूं। और सर्च में लेना चाहो तो इंटीजर जीरो एक, ठीक है। ये आपका डायमेंशनल एरे हो गया। उसके बाद अपन ने पढ़ लिए 2 डायमेंशनल एरे के बाद अपन ने क्या पढ़ा, याद है क्या कुछ? 2 डायमेंशनल एरे के बाद क्या पढ़ा अपन ने, भूल गए सारा का सारा? 2 डायमेंशनल एरे के बाद उसके कंसेप्ट पढ़े। उसके कंसेप्ट देखो, उसके कंसेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, है ना, इनकैप्सुलेशन, ऑब्जेक्ट, क्लास, एब्स्ट्रैक्शन, ये किसके कंसेप्ट है? उसके कंसेप्ट है, ठीक है। कौन कौन से? पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ठीक है, इनकैप्सुलेशन, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सारे के सारे किसके कंसेप्ट है? आपके उसके कंसेप्ट है। यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद अपने कंस्ट्रक्टर पढ़ा। कंस्ट्रक्टर के बारे में अपने पढ़ा कि इसका नाम क्लास के नाम के समान होगा, ठीक है। ये और उसके नियम पढ़े अपने कि क्या क्या नियम थे, ठीक है। और उसके बाद अपने मॉडिफायर पढ़े, 3 प्रकार के मॉडिफायर, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। उसके बाद अपन जो अगला टॉपिक है वो गेटर और सेटर। ये डेटा को सुरक्षित करने के लिए काम में लिया जाता है। डेटा को सुरक्षित कैसे करेंगे, है ना। गेटर डेटा को प्राप्त कर एक्सेस करेगा और वो क्या करेगा, उसको डेटा को सेटर क्या करेगा, बदलेगा। तो एक तो डेटा को रिसीव करने के लिए और दूसरा डेटा को अपडेट करने के लिए। आप इतना सा याद करो कि एक तो डेटा को रिसीव करने के लिए, रिसीव कौन सा करेगा? रिसीव करेगा आपका गेटर। गेटर का मतलब प्राप्त करना। और दूसरा सेटर। सेट आपने वो कमांड नहीं पढ़ी थी कि सेट, अरे अपडेट में सेट नहीं पढ़ी थी क्या? सेट। तो सेट क्या करेगा? अपडेट करने के लिए। और गेट क्या करेगा? रिसीव करने के लिए। बस यही कहानी है, ठीक है। डेटा को प्राप्त करना है तो गेट, और अपडेट करना है तो सेट या सेटर। गेटर
ड्रॉप करना, सेटर अपडेट करना। क्लियर है क्या? गेटर और सेटर। ज्यादा इसमें लंबी चौड़ी कोई कहानी आपको याद करनी नहीं है। अब देखो यहाँ पे स्ट्रिंग बनाई हुई है, एक क्लास बनाई हुई है, इसको समझो क्लास बनाई हुई है पर्सन के नाम से। एक क्लास बनाई हुई है पर्सन के नाम से। इस क्लास में एक ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग के नाम से लिया हुआ है, पब्लिक वॉइड सेट नेम स्ट्रिंग, और नाम को बदलना है, और इसमें नेम का मान कितना क्या लिया हुआ है, n लिया हुआ है, और स्ट्रिंग गेट नेम। तो मैंने जैसे भी आपको बताया, गेट और सेट। गेट क्या करेगा? रिसीव करेगा। सेट क्या करेगा? अपडेट करेगा। ठीक है। जावा लाइब्रेरीज। तो जावा लाइब्रेरीज क्या? जावा लाइब्रेरीज आर कलेक्शन ऑफ प्री रिटन कोड दैट प्रोवाइड ए सेट ऑफ फंक्शनलिटी एंड टूल्स टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ जावा एप्लीकेशन। ठीक है, जावा एप्लीकेशन के लिए काम मिलेंगे। दीज लाइब्रेरीज कंसिस्ट ऑफ ए क्लास एंड मेथड दैट कैन बी रीयूज्ड, उन्हें यूज कर सकते हैं, वेरियस प्रोग्राम अलाउइंग डेवलपर्स टू परफॉर्म कॉमन टास्क विदाउट हैविंग रिटर्न कोड फ्रॉम सर्च। मतलब जो भी लाइब्रेरी है उनको इस प्रकार बनाया जाता है कि उपयोगकर्ता जो यूजर है वो इससे बाद में भी यूज कर सके या पुनः यूज कर सके। भाई आपने कोई ऐसा कोड बना दिया कि एक ही बार रहेगा, यूज एंड थ्रो रहेगा, तो यूज एंड थ्रो रहेगा तो डेवलपर्स उसमें कोई प्रवृत्ति करना चाहिए या ऐसी कोई त्रुटि हो जाए तो उसको कैसे बदलाव किया जाए। ठीक है, तो जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला काम होता है उसमें ज्यादातर ये किया जाता है कि जितने भी कोड बनाए जाए उनको अपन आवश्यकता के अनुसार उसमें बदलाव कर सके। ठीक है, यानी उसमें ऐसा नहीं हो कि वो फिक्स हो गई। डेटा इनपुट। डेटा इनपुट करने के लिए जावा में एक क्लास दी जाती है, स्कैनर क्लास, जो अपन ने शुरू में पढ़ा था, शुरू वाले प्रोग्राम में आपने देखा होगा स्कैनर आई थी। तो डेटा इनपुट इन जावा रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग डेटा, यानी आपने वो लिया था ना स्कैनर, सी भाषा में स्कैनर, ठीक वैसा ही है ये। Receiving data from various sources such as the keywords, files, network connection and using data within a Java program। यानी जावा प्रोग्राम में कोई भी आपको डेटा इनपुट करना है तो उसके लिए कौन सी क्लास है आपके पास? डेटा इनपुट या स्कैनर क्लास। ठीक है, द स्कैनर क्लास इज ए पार्ट ऑफ द जावा डॉट यूटिल। इसके लिए आपको ये लेना पड़ेगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्कैनर वाला शायद फर्स्ट प्रोग्राम ही था, इसी में था शायद। चलो कोई बात नहीं मिल रहा तो आपको ये ध्यान रखो कि ये डेटा को इनपुट करने के लिए काम में लिया जाएगा। तो देखो जैसे इधर का स्कैनर एक ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू स्कैनर इसमें डाल दिया सिस्टम वाली फाइल। तो सिस्टम डॉट वहां इनपुट था, आउटपुट डॉट प्रिंटफ इंटर योर नेम। देखो ये रहा स्ट्रिंग नेम sc डॉट नेक्स्ट लाइन। यानी अगर आपको कोई भी मान लेना, जैसे इंटर वैल्यू ऑफ ए लेना है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, इंटर वैल्यू ऑफ बी लिखना है तो आपको ये लिखना पड़ेगा। क्लियर है ना? दोनों ही आपको लिखने पड़ेंगे। ये मैसेज प्रिंट के लिए ऐसे छोटे बड़ा नहीं होगा, ऐसे देख लो।
ये इनपुट के लिए पेन भी मैं चेंज कर लेता हूँ, वरना आप कहोगे सर हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि ये ज्यादा मेरे को दिखाई दे रहा, हो सकता है कि आपको, ये इनपुट के लिए, सॉरी ये आउटपुट के लिए और ये इनपुट के लिए, मान इनपुट कराने के लिए और मैसेज आउटपुट के लिए। ठीक है, तो ये आपका ये आ जाएगा। ठीक है, एरे मैनिपुलेशन तो वो सॉर्टिंग सिस्टम होगा। एरे मैनिपुलेशन refers to the various operations that can be performed arrays such as creating, assessing, modifying and iteration through the elements। तो ये मैंने आपको उसी समय बता दिया कि एरे का सॉर्ट का प्रोग्राम। ठीक है, ये कुछ प्रोग्राम है, आप याद कर लेना। सॉर्टिंग प्रोग्राम इन एरे या डिस्प्ले 5 इंटीजर वैल्यू ऑफ एरे, सम ऑफ 3 इंटीजर वैल्यू ऑफ एरे, ऐसे कोई भी प्रोग्राम हो सकता है। तो क्लास आपकी लगभग क्या 45 मिनट का। अच्छा, अभी तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन है। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन refers to the various operations that can be performed on strings which are sequence of character। ठीक है, in a Java string are represented by the string class and they are immutable, meaning that once a string is created it cannot be changed। इसको चेंज नहीं कर सकते स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। इसमें ज्यादा एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन का मतलब क्या है, जो भी प्रोग्राम के दौरान जो भी गलतियां आती है ना, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज ए पावरफुल मैकेनिज्म इन जावा दैट अलाउ डेवलपर्स टू मैनेज रन टाइम एरर। प्रोग्राम को बनाते समय जो गलतियां आ रही है उनको हैंडल कैसे करें, वो एक्सेप्शन हैंडलिंग के द्वारा किया जाता है। और इसके लिए एक ब्लॉक काम में लिया जाता है ट्राई और कैच। ट्राई और कैच, जैसे यहाँ पे इसमें एक्सेप्शन आएगा तो उस एक्सेप्शन को ये पकड़ेगा और पकड़ने के बाद यहाँ दिखा देगा। यानी गलतियों, प्रोग्राम बनाते समय जो गलतियां आई है उन गलतियों को पकड़कर आपको दिखाए कि ये गलती आई है। ठीक है, जैसे कई बार आपने देखा कि टीवी नहीं चलता या ऐसा कुछ, उसमें लिखा था एरर कोड, कोड का एरर कोड 101, एरर कोड 202, ऐसा कुछ लिखा आता है। तो वो सिस्टम से कैच हुई है कि ये एरर इसके लिए बनी हुई है, ये कोड इस एरर के लिए बना हुआ है, ताकि जो भी टेक्नीशियन उनको पता लग जाए कि कौन सी गलती आई है। तो गलतियों को पकड़ने के लिए, एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग काम में ली जा सकती है। इसमें एक तो ट्राई है और दूसरा कौन सा है, कैच। ट्राई के द्वारा उसको उसमें डालोगे और कैच क्या करेगा, पकड़ के आपको दिखा देगा। डेटाबेस की कनेक्टिविटी, जावा को डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, तो जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी है ना, ये इसके लिए काम में लिया जाएगा। जावा इसमें नेटवर्क में काम में ले सकते हैं। Java database connectivity is an API that allows the Java application to interact with database। database से यानी Java, जैसे इसको समझो ऐसा, ये Java है और ये आपका डेटाबेस है। डेटाबेस कौन सा, आपने जो SQL में या किस में बनाया, अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए आपके पास कनेक्टिंग माई एसक्यूएल सर्वर इन नेटबीन्स, यानी इस प्रकार जोड़ेंगे। ठीक है, तो जो जैसे आप व्हाट्सएप पे या किसी पे मैसेज करते हो तो आपका मैसेज कहां से होता है, जो व्हाट्सएप की जो डेटाबेस सर्वर है उसका वहां से होता होगा। ठीक है, तो उस व्हाट्सएप, आपने व्हाट्सएप मैसेज लिखा, मान लीजिए वो जावा में लिखा गया, तो जावा से वो वहां जो भी आपने लिखा उस यूजर पर, तो वहां उसके सर्वर पे जाके सेव हुआ। तो उनको आपस में कनेक्ट कैसे करेंगे, तो कनेक्ट करने के लिए ठीक है नेटबीन्स और जेबीडीसी,
एडिंग माई एसक्यूएल कनेक्टिंग जार, जार के द्वारा भी आप कर सकते हो डेटाबेस कनेक्शन फ्रॉम जावा। तो कनेक्शन करने के लिए देखो एक स्ट्रिंग बनी हुई है, आप मैं आपको इसमें दे दूंगा, आप ऐसा कैसा इसमें आप याद कर लेना कि पब्लिक क्लास, क्लास का नाम कोई भी नाम ले लो, डेटाबेस कनेक्ट, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कनेक्शन कौन बराबर ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, जो भी नाम है इसका एड्रेस आ गया, ये एड्रेस लोकल होस्ट का सर्वर का एड्रेस आ गया। उसके बाद सिस्टम डॉट आउटपुट ये मैसेज प्रिंट कर दिया कि डेटाबेस क्या हो गई, कनेक्ट हो गई। जैसे आपका आपने अपने मोबाइल को वाईफाई से ब्लूटूथ से कनेक्ट किया तो जैसे कनेक्ट होता है तो सक्सेसफुली पेयर ऐसा कुछ आएगा, वो मैसेज है। उसके बाद अगर कोई गलती हो तो एक्सेप्शन में दिखा देंगे, ठीक है, कि भाई इस वजह से कनेक्ट नहीं हुआ या ऐसी कोई अशुद्धि आ गई, ठीक है। उसके बाद है एसोसिएशन, ठीक है। तो इससे पहले आपने जो देखा वो आप एक बार अपन ने क्या क्या देखा, डेटाबेस कनेक्टिविटी देखा, एक्सेप्शन एंडिंग के लिए क्या काम मिल गया, तो ट्राई काम मिल गया, और ट्राई में आपने जो भी फंक्शन या फॉर्मूला लगाना था वो ट्राई में लगाया। उसके बाद आपने इसको बंद कर दिया। केच में आपको जो भी यहाँ पे प्रिंट करवाना है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन आई क्या ये, ठीक है, एरे वाला आएगा। तो संभवतः अपने टॉपिक लगभग सारे हो गए। इसके अलावा आपकी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, है ना, ठीक है। कि एक ऐसी सुविधा जो आपको ये जांचने के लिए कि कोड में एक बूलियन वैल्यू है या नहीं है, बूलियन वैल्यू को चेक करने के लिए काम में लिया जाएगा। बूलियन कौन सी, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स वैल्यू को चेक करने के लिए। देखो स्टेटमेंट दैट कोड चेक वेदर इज कंडीशन इज ट्रू और कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है। ये तो इसके अलावा भी आपके किसी टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और मैं प्रयास करूंगा आपके एग्जाम शायद 29 को है, तो उससे पहले अपन थोड़ा सा एक सुबह लाइव क्लास ऐसा कुछ ले लें जिसमें एक बार थोड़ा सा रिवीजन टाइप से हो जाए, ठीक है। तो लगे रहो और जम के मेहनत करो और बिंदास तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है। ओके, सही है। तो इसके बाद अपन बात करेंगे जावा में थ्रेड्स, ठीक है। तो जावा में एक थ्रेड लाइट वेट प्रोसेस होती है जो प्रोग्राम के अंदर मल्टीटास्किंग को क्या करती है, आसान बनाती है, ठीक है। जब हम एक ही प्रोग्राम में एक से अधिक टास्क को समांतर रूप से चलाएं तो हमें थ्रेड्स का उपयोग करना होता है। मतलब एक ही प्रोग्राम में आप समांतर कई चीजों को चला रहे हो तो थ्रेड्स को आप काम में लोगे, ठीक है। ये क्या है, इंडिपेंडेंट कार्यकारी यूनिट है, इंडिपेंडेंट यूनिट है कौन, थ्रेड्स, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। उसके बाद क्या है, ये जावा वर्चुअल मशीन, जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो ये जावा वर्चुअल जो मशीन है, जावा जो वर्चुअल मशीन उस पर भी रन होती है, ठीक है। जावा का जो मेन जो मेथड है वो थ्रेड के अंदर ही चलता है, यानी कॉन्टेक्स्ट जो जावा का वो किसके अंदर चलता है, थ्रेड के अंदर। हम एक प्रोग्राम में एक से अधिक थ्रेड भी बना सकते हैं। आपसे कोई पूछे कि भाई आप कितने थ्रेड बना सकते हो प्रोग्राम के अंदर, तो प्रोग्राम के अंदर आप एक से ज्यादा थ्रेड भी बना सकते हो, एक से ज्यादा थ्रेड भी आप बना सकते हो, ठीक है। जावा में अपन पूछे कि थ्रेड कितने प्रकार के बना सकते हो, तो 2 प्रकार के बना सकते हैं। तो थ्रेड के टाइप्स वगैरह तो आपके शायद नहीं है, फिर भी आप इतना याद रखो कि थ्रेड्स होते क्या है। तो थ्रेड्स क्या है, एक इंडिपेंडेंट कार्यकारी यूनिट है, और जावा का जो ये जावा वर्चुअल मशीन जेवीएम पर क्या होती है, रन होती है, और अपना इसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्ट होता है, और ये जावा वर्चुअल मशीन पर रन होती है, ठीक है। उसके बाद जावा का क्या है, मेन मेथड है, जावा का जो मेन मेथड है या मेन कॉन्टेंट है वो भी थ्रेड के अंदर ही चलता है,
और एक ही प्रोग्राम में एक से अधिक अपन क्या बना सकते हैं, थ्रेड बना सकते हैं, ठीक है। और अलग अलग उन्हें अपन टास्क या कार्य सौंप सकते हैं। जावा में थ्रेड बनाने के दो तरीके हो सकते हैं। कौन कौन से दो तरीके हो सकते हैं उनके बारे में अपन और चर्चा कर सकते हैं कि जावा में थ्रेड्स बनाने के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो है क्लास को एक्सटेंड करके, और दूसरा है आपका क्लास को एक्सटेंड करके, और दूसरा है आपका रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके। क्लास को एक्सटेंड करके और रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके दो प्रकार के थ्रेड बना सकते हो। आपसे पूछते हैं कि जावा में थ्रेड कितने प्रकार के बना सकते हो, दो प्रकार के। जावा में थ्रेड दो प्रकार के, एक तो क्लास को इंप्लीमेंट करके और एक रनेबल इंटरफेस के लिए, ठीक है। तो ये आपका थ्रेड कंप्लीट हो गया, क्लियर है क्या? थ्रेड आपका कंप्लीट हो गया। थ्रेड के बाद अपन रेपर क्लास के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां तक सबके टॉपिक क्लियर होंगे, क्योंकि ये शायद अपना अंतिम टॉपिक है इस आपके चैप्टर का। मैं फिर आपको मैंने भी कहा कि आपको पीछे की किसी भी टॉपिकों में कोई दिक्कत है या आप चाह रहे हो कि कोई विशेष टॉपिक जिसमें आप अटक रहे हो या ऐसा कुछ है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके आप लिख सकते हैं, ठीक है। टेक्निकल टीम वहाँ देखेगी। अगर हमें लगेगा कि भाई कुछ आपकी दिक्कत है, जेन्युइन दिक्कत है, तो हम आपको इसमें कुछ सजेस्ट करेंगे, क्योंकि 29 को एग्जाम है आपकी। तो उससे पहले हम थोड़ा सा अगर टाइम पॉसिबल हुआ तो एक अपन लाइव क्लास ऐसा कुछ लेके अपन करेंगे, वो आपको नोटिफिकेशन में आ ही जाएगा, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो अपन लास्ट जो टॉपिक है अपना रेपर क्लास, उसकी बात करते हैं। इन जावा रेपर क्लास आर यूज्ड टू कन्वर्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू ऑब्जेक्ट, यानी प्रिमिटिव डेटा टाइप को किस में बदलने के लिए, ऑब्जेक्ट में बदलने के लिए इसको काम लेते हैं। दिस इज ए particularly useful in a situation where objects are required such as a collection like array list, ठीक है, हैश मैप आदि के लिए, ठीक है। Each primitive data type has a corresponding रेपर क्लास इन जावा। प्रत्येक डेटा टाइप के लिए अलग अलग क्या होती है, उसकी रेपर क्लास होती है। रेपर क्लास का मतलब बॉक्सिंग हो गया, रेपर बॉक्स पैकिंग, ठीक है। तो पैकिंग वाला है, ठीक है। तो रेपर क्लास प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में क्या करता है, ऑब्जेक्ट को प्रयोग लेने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। और ये सीधे तौर पर ही उसका उपयोग नहीं करते, मतलब जैसे एक प्रकार से आपने कोई कवर ले रखा है ना, जैसे आपका कोई पैकेट है, पैकेट के ऊपर आपने कवर लगा रखा है रेपर टाइप से, वैसी क्लास होती है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए काम में ली जा सकती है, ठीक है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में जैसे इंटीजर आ गया आपका, ठीक, अन्य क्लास जैसे आ गई, क्लास आ गई, सॉरी कैरेक्टर आ गया, बुलियन आ गया, डबल आ गया, फ्लोट आ गया, लॉन्ग आ गया, बाइट आ गया, शॉर्ट आ गया। रेपर क्लास को अपन क्यों यूज देते हैं? रेपर क्लास प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट के रूप में व्यवहार करने की अनुमति देता है। ऑब्जेक्ट के रूप में उसको व्यवहार करने की क्या देता है, अनुमति देता है, जिससे वे ऑब्जेक्ट के साथ क्या किए जा सके, उपयोग किए जा सके, ठीक है। कुछ विशेष परिस्थितियों में जैसे अरे है या डेटा टाइप है, उसमें इसकी आवश्यकता होती है। तो रेपर क्लास आपकी कंप्लीट हो गई। पीछे अपन ने जो पढ़ा था आप देख सकते हो। इससे पहले अपन ने थ्रेड्स पढ़ा, थ्रेड से पहले अपन एसेट्स पढ़ा, उसके बाद अपन ने डेटाबेस की कनेक्टिविटी पढ़ी, उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा, ट्राई और कैच। उसके बाद अपन ने डेटा क्लास, स्कैनर क्लास के बारे में पढ़ा, इनपुट के लिए गेटर और सेटर पढ़ा। उसके बाद एक्सेस मॉडिफायर, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड। उसके बाद अपन ने पढ़े कंस्ट्रक्टर पढ़ा। उसके बाद अपन ने, ठीक है, उसके कंसेप्ट पढ़े। तो कुल मिला के लगभग टॉपिक मैंने कवर किए हैं। कुछ कोई विशेष टॉपिक जो आपके सिलेबस में हो और हमसे छूट गया हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उस पर भी आगे वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।